हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नई सीरीज़ जिसमें हम लोग PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं उनमें से जो न्यूज़ आते हैं, जो इश्यूज़ उसमें कवर किए जाते हैं, उस पर हम लोग जो MCQs बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस अगर हमें समय मिलेगा आखिर में तो जो आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा ये जो MCQ वाला वीडियो है वो आपको एक दिन के अंतराल पर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज है 7 जुलाई तो आपको आज मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा 9 जुलाई को, वैसे ही मिलेगा आपको 11 जुलाई को। जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग जो 2 दिन के जो करंट अफेयर हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज 7 जुलाई को हमारा जो बैकलॉग पड़ा हुआ है, मतलब कि 1 जुलाई और 2 जुलाई वाला, उसको देखेंगे। फिर जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग 3 जुलाई और 4 जुलाई के जो MCQs हैं हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो MCQs हैं उसको हम लोग फॉर्म कर रहे हैं द हिंदू से, PIB से। तो हमारे फैकल्टी वीर सर आपके लिए हर रोज़ द हिंदू का एनालिसिस लाते हैं, फिर हर शाम को हमारे सीनियर फैकल्टी गौरव गर्ग सर वो आपके लिए PIB का एनालिसिस लाते हैं। तो दोस्तों इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, हमारे द हिंदू के वीडियोस को और हमारे PIB के वीडियोस को आप लोगों ने काफ़ी सराहा है। तो इसी वजह से हम लोग जो MCQs के वीडियो हैं वो आपके लिए ला रहे हैं। अभी हम लोग ये जो सीरीज़ है उसको हम लोग एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से जो चाइना की और इंडिया की जो मिलिट्री है उसके बीच में एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो उस पर काफ़ी सारे जो न्यूज़ आ रहे हैं हमारे न्यूज़पेपर में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में। तो उस पर हमने एक क्वेश्चन फॉर्म किया है। क्वेश्चन है डोकलाम ट्रांजैक्शन इज बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, भूटान, चाइना, इंडिया, चाइना, म्यांमार, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो डोकला ट्रांजैक्शन है वो किसके बीच में है? वो है इंडिया के, भूटान के और चाइना के बीच में। मेरा आंसर है क्या? मेरा आंसर है बी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे दोस्तों तो आपको ऐसा मिलेगा लाइन देखने को। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है वो कह रहा है चाइनाज एक्शंस एट द डोकलाम ट्रांजैक्शन इन सिक्किम बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। जब आपने ये लाइन पढ़ी तो आपको क्या नजर आया? आपको ये पता चला कि ये जो ट्रांजैक्शन है वो कहाँ पर है? वो है सिक्किम में। किस किस कंट्री के बीच में है? इंडिया, चाइना और भूटान। दोस्तों आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं है, उसको आपको स्टडी करना है। दोनों में अंतर होता है। आपके जब पिताजी पढ़ते हैं इसको तो वो इसको सिंपली पढ़ते हैं, कैजुअली पढ़ते हैं, मगर अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसको आप स्टडी करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखेंगे अब इस डोकलाम प्लेटो के बारे में। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया है 89 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो चुंबी वैली में है जो कि है सिक्किम और भूटान के बीच में। ये जो एरिया है वो चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा है, मतलब कि ये जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है। तो ये डिस्प्यूट किस किस कंट्री के बीच में है? ये डिस्प्यूट है चाइना के बीच में और भूटान के बीच में। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्प्यूट है वो भूटान और चाइना के बीच में है, यहाँ पर इंडिया नहीं है। ठीक है, तो ये जो एरिया है उसको चाइना कहता है डोंगलांग, जो भूटान है वो इसे डोकलाम प्लेटो कहता है और जो इंडिया है वो इसी रीजन को डोकला कहता है। ठीक है, तो जो चाइना है वो इस रीजन में रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था जिसे भूटान ने और इंडिया ने अपोज किया है। क्यों अपोज किया है? क्योंकि वो जो एरिया है वहां पर अगर चाइना वो रोड बनाता है तो क्या होगा? वो स्टेटस को डिस्टर्ब करेंगे। स्टेटस को क्या होता है? स्टेटस को का मतलब ये है कि जो स्थिति पहले है वो स्थिति अभी भी बनी रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उस स्थिति में कोई चेंज करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं कि स्टेटस को जो है वो बिगड़ रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारे जो जुडिशरी है उन्होंने ये कहा है कि जो राम मंदिर है, जो अयोध्या का जो राम मंदिर है वहाँ पर जो अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें वहाँ पर स्टेटस को होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, कोई जो ब्रेकेज ना हो, जो जैसा है वो वैसा पड़ा रहे। तो ये मतलब होता है स्टेटस को का। इस मैप में आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये है हमारा चुंबी वैली जहाँ पर आपको हमने ये दिखाया। यहाँ डोकलाम प्लेटो, देखिए यहाँ पर है डोकलाम प्लेटो। ठीक है, और यहाँ देख रहे हैं आप ये वाला एरिया, जो पॉइंट देख रहे हैं ये वाला आप, ये है सिक्किम, चाइना, भूटान का ट्रांजैक्शन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।
दोस्तों अगला सवाल भी है इसी डिस्प्यूट पर। जब मिलिट्री के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ तो क्या किया, जो चाइना है उन्होंने जो नाथुला पास है उसको उन्होंने क्लोज कर दिया। मतलब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो पिलग्रिम जाते थे, जो यात्री होते थे, वो इस पास को इस्तेमाल करके प्रवेश करते थे वहाँ पर। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने इस पास को बंद कर दिया। तो सवाल पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। MOU was signed between India and China for opening of लेपुलेख पास फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा। सही है क्या दोस्तों? ये जो MOU साइन हुई थी वो नाथुला पास को ओपन करने के लिए साइन हुई थी, लेपुलेख को नहीं। ये तो पहले से ही ओपन था, मेरा पहला हो गया गलत, ठीक है। ये जो लेपुलेख पास है वो कहाँ है, ये है उत्तराखंड में। कैसे मालूम, इस न्यूज़ को आप पढ़िए। कैलाश मानसरोवर यात्रा थ्रू द नाथुला पास इन सिक्किम। जब आपने इस लाइन को पढ़ा तो क्या आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में ये आया कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो किसके थ्रू होता है, नाथुला पास के थ्रू होता है। ये पास कहाँ पर है, ये पास सिक्किम में है। तो अगर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में या फिर किसी और एग्जाम में CGL में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो नाथुला पास कहाँ है, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल कहाँ है, क्या कहना है आपको? आपको कहना है कि ये पास है सिक्किम में। अगला लाइन पढ़िए। However, pilgrims traveling through the लेपुलेख पास in उत्तराखंड will continue as scheduled। मतलब क्या, ये जो मानसरोवर की जो यात्रा है दोस्तों वो 2 पास से होकर के जाती है। पहला रूट है, जो पहले का जो रूट था ना वो था लेपुलेख, LIPULEKH। ये जो लेपुलेख पास था वो कहाँ है, वो है उत्तराखंड में। ये अगले लाइन में लिखा गया है। तो अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं और आपको इसका नोट्स बनाना होता है तो आपको पूरा पैराग्राफ नहीं छापना, सिंपल आपको ये लिखना है कि लेपुलेख पास ये कहाँ है, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और जो नाथुला पास है ये कहाँ है, ये है सिक्किम में। ऐसे बनाना है आपको नोट्स आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे ही न्यूज़ से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर में, ठीक है। तो आपको इन 2 लाइन से आपको इतना डाटा मिल गया। तो अब पढ़ते हैं अगला लाइन। अर्लियर पिलग्रिम्स वेयर यूजिंग नाथुला पास इन सिक्किम। दोस्तों ये नाथुला पास है वो तो सिक्किम में तो है, मगर ये पहले इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। पहले जो था वो हम लोग लेपुलेख पास इस्तेमाल करते थे। मेरा सेकंड हो गया गलत। मेरा आंसर क्या हुआ, मेरा आंसर है डी, नन ऑफ द एबव आर करेक्ट। ध्यान देना है आपको, यहाँ पर करेक्ट ही पूछ रहा था। अगर पूछता नॉट करेक्ट तो क्या होता आंसर, तब होता आंसर बोथ। बोथ है जो सही नहीं है, दोनों सही नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी इस नए रूट को खोलने की, जो नाथुला पास है उसको इस्तेमाल करने की हमें क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि जो लेपुलेख रूट है वो काफ़ी जो है वो कठिन रूट है। यहाँ तक अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको 200 किलोमीटर तक आपको ट्रेचरस ट्रैक मिलेगा, मगर आप अगर नाथुला पास से होकर जाते हैं तो आपको केवल 35 किलोमीटर तक ही समस्याएं मिलेंगी, बाकी का रास्ता सही है। इसीलिए जो यात्री हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए हमने क्या किया, हमने चाइना के साथ एक MOU साइन किया था। कब, जब मोदी जी गए थे बीजिंग में सितंबर 2014 में, तब हमने ये MOU साइन किया था। तो आंसर क्या है, आंसर है डी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। Commit program recently in news is a capacity building program for officials of union government, Pragati like platform for state governments, a sub-component of India's universal immunization program in partnership with UNDP। दोस्तों जब आप ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको जो क्वेश्चन में आप जो टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं उसको आप सर्च कर लीजिए। फॉर एग्जांपल जो प्रगति है, प्रगति क्या है इसको आप देख लीजिए, इस पर आप नोट्स बना लीजिए। जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में आप एक थोड़ा सा नोट्स बना लीजिए। प्लस जो इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके बारे में, UIP के बारे में बना लीजिए। अगले वीडियो में अगर ऐसे कुछ टॉपिक आएंगे तो हमको आप डिस्कस कर लेंगे। इसमें हमने क्वेश्चन डिजाइन कर लिया है तो पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। नन ऑफ द है अगला का ऑप्शन। तो ये जो कमिट प्रोग्राम है वो क्या है, कमिट प्रोग्राम एक प्रोग्राम बनाया गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होंगे उनको ट्रेन करेगा, उनकी जो कैपेसिटी होगी उसको बिल्ड करेगा। तो पहला क्या था, पहला था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर ऑफिशियल्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। नहीं, ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। मेरा पहला हो गया गलत। इसी तरह जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं, बी भी गलत है, सी भी गलत है, ठीक है। मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर है डी। अब हम देखते हैं इस कमिट के बारे में। कमिट का फुल फॉर्म क्या है, कमिट का फुल फॉर्म है कंप्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल्स ऑन इंडक्शन ट्रेनिंग, COMMIT। कमिट
फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ऑफिशियल्स हैं उसको हम लोग ट्रेन करेंगे ताकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी और अच्छी हो सके, जो सर्विस उसमें और अच्छी एफिशिएंसी आ सके। ये जो प्रोग्राम है वो किसने डेवलप किया है? इस प्रोग्राम को डेवलप किया है हमारे DOPT ने, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने डेवलप किया है इसको। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोडक्टिविटी ऑफ पार्लियामेंट सेशंस हैज स्टीडली डिक्रीज्ड सिंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म कब किए गए थे? ये रिफॉर्म किए गए थे 1990s के शुरू में, ठीक है। तो ये सही है क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत है। वहाँ से नहीं डिक्रीज कर रहा, ये घट रहा है, बढ़ रहा है। अलग अलग ट्रेंड देखिए, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी जो कम है, यहाँ पर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, कम हो गई, फिर थोड़ी सी बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी है, बढ़ी है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड नहीं दिख रहा, यहाँ पर लगातार डिक्रीज नहीं कर रहा, बढ़ती है, घटती है। तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या है? वो गलत हो गया। No legislative institution in India has a mandated minimum number of days to meet annually। सालाना कम से कम कितने दिनों तक आपको जो मीटिंग है वो करनी होगी, ये नहीं कहा गया है। सही है क्या? नहीं दोस्तों, उड़ीसा का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ का जो विधानसभा है, उन्होंने एक बिल पास किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो असेंबली है वो कम से कम 60 दिन तो मिलेगी ही मिलेगी एक साल में। तो मेरा सेकंड क्या हुआ? मेरा सेकंड गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा था किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं, उड़ीसा ने तो कम से कम किया ही किया है। तो मेरा सेकंड गलत हो गया। आंसर क्या हुआ? आंसर है डी, नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट। चाइना और इंडिया का जो डिस्प्यूट है उसके कारण से काफ़ी सारे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। एक न्यूज़ आया है, नॉट ऑल रोजी विथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, जो इंडिया चाइना की बाउंड्री है, ये है बाउंड्री। तो जो चाइना वाला साइड है उसमें चाइना ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट किए हैं। उन्होंने वहाँ पर रोड बना लिए हैं, वहाँ पर उन्होंने जो रेल लाइन है वो बिछा ली है। मगर इंडिया के साइड में इस तरफ में हमें उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला है। जो पेपर है वो ये कहता है कि इंडिया इज़ एटलीस्ट ए डिकेड अवे फ्रॉम मैचिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन चाइनीज साइड। मतलब कि अगर हम चाइना ने जितना डेवलप किया है, अगर हम उतना डेवलप करना चाहेंगे तो हमें पूरा एक दशक लग जाएगा। चाइना ने उतना डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो अभी जो सरकार बनी है नई 2014 में, तो उसके बाद जो नई सरकार है उन्होंने इस मामले में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो करा रहे हैं। जो BRO है, जो बॉर्डर रोड है, ये है BRO मतलब क्या? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो बॉर्डर एरिया में है, में वहाँ पर आपको रोड को डेवलप करता है, उसको मेंटेन करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से जो सरकार है उसने वहाँ पर जो रोड है उसका निर्माण चालू कराया है, उसको कंटिन्यू रखा है। तो इस पर हम देखते हैं एक सवाल कह रहा है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ व्हाट? हाई एल्टीट्यूड सोलर पावर वाईफाई बीमिंग ड्रोन्स, ड्राइवरलेस कार्स, इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। किससे रिलेटेड है ये? तो दोस्तों, अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा तो आप देखिए यहाँ पर इसमें सिंपल इसने लिख दिया है कि गार्डिंग द बॉर्डर। इसमें ये बताया है इन्होंने कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स क्या है। ये जो टर्म है वो रिलेटेड है किससे? इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी। अगले न्यूज़ में दोस्तों ये कहा गया है कि जो जर्मनी है उन्होंने जो गे मैरिज है उसको उन्होंने लीगलाइज कर दिया है। तो सवाल कह रहा है, विच कंट्री लॉ मेकर्स मोस्ट रिसेंटली अप्रूव्ड ए बिल एमिंग एट क्रैकिंग डाउन ऑन हेट स्पीच ऑन सोशल नेटवर्क्स एंड ऑल्सो अ बिल लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज? टर्की, कनाडा, नीदरलैंड्स, जर्मनी। तो अगर आपने ये न्यूज़ पढ़ा होगा, अगर आपने पूरा ना पढ़ा के अगर केवल आपने हेडलाइन भी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है जर्मनी। पहला तो हमें दिखा कि जो सेम सेक्स मैरिज है उसने किसने किया लीगलाइज? जर्मनी ने। जो सेकंड है जो हेट स्पीच को क्रैकिंग डाउन करने का वो कहाँ पर लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, एंटी ऑनलाइन हेट स्पीच लॉ पास्ड। कहाँ? जर्मनी में ही पास हुआ है। आंसर क्या है? आंसर है डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों PIB से हमने लिया है। सवाल कह रहा है, द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन द कंट्री वाज बंगाल गजट, संवाद कौमुदी, इंडियन मिरर, सुधारक, नन ऑफ द अबव। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन था? जी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये कौन था? ये था बंगाल गजट, जो कि 1780 में शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्टस हिकी ने। मेरा आंसर है ए, ठीक है। ये जो पेपर था उसको 1872 में सीज कर लिया गया बिकॉज ऑफ इट्स आउट स्पोकन क्रिटिसिज्म ऑफ द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। सरकार की काफ़ी वो क्रिटिसिज्म करता था, इसलिए उसको सीज कर लिया गया था। ये आप देख सकते हैं PIB का हमने ये पेज लिया है, इसका हमने स्नैपशॉट लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्पीकिंग ऑन द ओकेजन प्रेसिडेंट सेड दैट द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ द कंट्री
हिकलीज बंगाल गैजेट वाज पब्लिश्ड फ्रॉम कोलकाता इन 1718। तो इस तरह से आपको जो न्यूज़ है उसको पढ़ करके आपको नोट्स बनाने हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया बंगाल गैजेट के बारे में। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर है उसके बारे में देख लेते हैं हम। बंगाल गैजेट कब आया था? ये आया था 1780 में। सोम प्रकाश आया था 1858 में, ये शुरू किया गया था। ये था वीकली न्यूज़पेपर। किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि एक समाज सुधारक भी थे। अगला है अमृता बाजार पत्रिका। कहाँ? ये था 1868 में। किसने शुरू किया था? दो व्यक्ति थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है वो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए फायदेमंद होगा ही होगा। हम लोग इन फैक्ट्स को डिस्कस करके जो बाकी जो स्टेट पब्लिक कमीशन है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, प्लस जो ये वीडियो होगा वो सीजीएल के लिए भी आपके लिए फायदेमंद होगा। अगला देखिए, अगला शुरू हुआ था 1881 में, वो था केसरी। किसने शुरू किया था इसको? शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। जो केसरी था वो किसमें था? ये था मराठी में। एक और पेपर था, वो था मराठा, वो था इंग्लिश में। ध्यान दीजिए, सुधारक इसे शुरू किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1888 में। अगला है इंडियन ओपिनियन। किसने शुरू किया था? मोहनदास करमचंद गांधी। वंदे मातरम 1905 में अरविंदो घोष। अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल नहीं अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी, अबुल कलाम आज़ाद ने इसको शुरू किया था 1912 में। अल हिलाल नाम है। यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो गांधी जी हैं उनके द्वारा क्या क्या पब्लिश किया गया, क्या क्या उनके द्वारा एडिट किया गया, सब देखिए ध्यान से। इंडियन ओपिनियन गांधी जी, और क्या थे? इसके बाद आए यंग इंडिया गांधी जी, यहाँ पर है नवजीवन, हरिजन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इनमें से किससे महात्मा गांधी जी जुड़े हुए थे? आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा 1 2 3 4। अब दे देंगे आपको 1 and 2 ओनली, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा 1 2 3 4। सभी इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, ये जो नवजीवन है वो, और हरिजन है, जो ये सारे हैं उससे जो हमारे गांधी जी हैं वो जुड़े हुए हैं। अगला सवाल देखो, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, डब्ल्यूटीओ। कौन इसको रिलीज करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को? इस इंडेक्स को निकालता है हमारा वर्ल्ड बैंक। आंसर है ए। दोस्तों ये जो इंडेक्स वाला जो है, जो रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। जो यूपीएससी है उस पर हर साल एक न एक दो क्वेश्चन पूछता है। 2015 में आया, 2016 में आया। तो देखिए, ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कौन निकालता है? निकालता है वर्ल्ड बैंक। जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है वो कौन निकालता है? वो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन निकालता है? वो निकालता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। ठीक है दोस्तों, इस बार जो क्वेश्चन आया था एक फूड वाला आया था, जिसमें उसने एक सवाल किया था कि जो एक मार्क है जो कि एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क है, उसको कौन इशू करता है? क्या उसको FAO इशू करता है? FAO मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पर ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना दोस्तों, उस पर सवाल आते रहते हैं। तो अगर आपको पता होता कि ये इशू नहीं करता है तो आप उसका लगा सकते थे आंसर। उसी तरह ये जो WEF है, वर्ल्ड बैंक है, जो WTO है एंड वर्ल्ड इसका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये नोट्स 4 लाइन के होंगे, 5 लाइन के होंगे, ज़्यादा का नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसमें सारे फैक्ट लिखे होंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसको एस्टेब्लिश किया गया, इत्यादि इत्यादि। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। ये इस इंडेक्स को निकालता है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज विच वन शुड बी प्रायोरिटाइज्ड बाय इंडिया टू कोऑपरेट विद इन रेगुलेशन ऑफ नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंसेस। दोस्तों इनको जो नारकोटिक्स है उसको रेगुलेट करने के लिए हमें किस कंट्री से, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसे लड़ने के लिए हमें किस कंट्री से कोऑपरेट करना होगा? रशिया, नाइजीरिया, कॉन्गो, थाईलैंड। दोस्तों हमें उस कंट्री से कोऑपरेशन करना होगा जिसके थ्रू ये चीज़ें आती हैं, जिसके थ्रू ये ड्रग्स आते हैं। रशिया से आता है क्या? नहीं, इससे भी नहीं आता, इससे भी नहीं आता। जो थाईलैंड है दोस्तों उसके थ्रू होकर के आता है। क्यों? क्योंकि जो थाईलैंड है वो गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करता है। देखिए ये जो साउथ एशिया है ना, साउथ एशिया देखिए यहाँ पर आप मैप पे देखिए, ये है साउथ एशिया। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं? साउथ एशिया में आते हैं बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। जो साउथ एशिया है वो एक वेज का काम करता है बिटवीन टू लार्जेस्ट ओपियम कल्टीवेशन सेंटर्स। कौन कौन से हैं? वो है ग्लोबल, यह है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। देखिए ये है गोल्डन क्रिसेंट, यहाँ पर होती है ओपियम की खेती, और यहाँ पर है गोल्डन ट्रायंगल, बीच में पड़ता है हमारा साउथ एशिया। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से, यहाँ पर है थाईलैंड, थाईलैंड से अगर हमें जो ये जो ड्रग्स हैं उसका अगर हमें माल जो इंपोर्ट होता है उसको रोकना है तो क्या करना होगा? हमें थाईलैंड के साथ कोऑपरेशन करना होगा। ऊपर में है रशिया, ये है रशिया, जो कांगो है वो तो अफ्रीका में पड़ेगा, और बाकी जो कंट्री हैं जो नाइजीरिया वो भी अफ्रीका में पड़ेगा। तो हमें करना पड़ेगा थाईलैंड के साथ। अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो गोल्डन क्रिसेंट है उसमें कौन कौन से कंट्रीज़ नहीं आते, कौन से कंट्रीज़ नहीं आते, ऑप्शन दिया रहेगा अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, चाइना। कौन कौन आता है? जो अफगानिस्तान है वो तो आता ही है, ईरान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, चाइना गोल्डन क्रिसेंट में नहीं आता। ये तो क्या गोल्डन क्रिसेंट का। अगला पूछेगा गोल्डन ट्रायंगल, कौन सी कंट्री गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आती? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, चौथा जो आखिरी ऑप्शन है वो है नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा दोस्तों? ये आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम ये चारों हैं जो गोल्डन ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। क्यों फेमस है ये? क्योंकि यहाँ पर जो पॉपी है उसका कल्टिवेशन होता है, जो अफीम है उसकी, जो ओपियम है उसका कल्टिवेशन होता है। अब जो ओपियम है उसका हिंदी क्या होता है? ओपियम का हिंदी होता है अफीम। तो इसका आंसर हो गया डी, थाईलैंड। अगला सवाल देखिए, विजय केलकर टास्क फोर्स रिपोर्ट फ्रॉम 2003 वाज रिसेंटली इन न्यूज़। ये जो टास्क फोर्स था अभी न्यूज़ में था, ये जो टास्क फोर्स है वो किससे संबंधित है? इनडायरेक्ट टैक्सेस, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मर्जिंग द रेलवे बजट विथ जनरल यूनियन बजट। दोस्तों ये जो टास्क फोर्स था वो रिलेटेड था किससे? वो था टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड। तो अगर आपको पता होता कि ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड तो क्या क्या लगाते हैं आंसर? आप लगाते हैं आंसर ए, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो कमेटी थी, ये जो टास्क फोर्स था, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो है वो रिप्लेस करेगा जो हमारा जो अभी का जो टैक्स रिजिम था उसको, मतलब कि जो इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको सब्ज्यूम करके हम लोग केवल जीएसटी को हम लोग लागू करेंगे। अगला है चांगथांग प्लेटू, वेयर द चांगपा नोमाड्स रिसाइड्स इज इन। कहाँ है ये जो प्लेटू है वो कहाँ है? तो एक न्यूज़ आई है उसमें, उसका हमने एक पैराग्राफ लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो न्यूज़पेपर है उसको कैसे पढ़ना है। इसको पढ़िए आप। एज विंटर डिसेंड्स ऑन द चांगथांग प्लेटू इन लद्दाख। इतना आपने पढ़ लिया। आपको क्या दिखा? आपको ये दिखा कि जो चांगथांग प्लेटू है वो कहाँ है? ये है लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये जो प्लेटू है वो कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। इसका हम आंसर आराम से लगा सकते थे इस एक लाइन को पढ़ करके। चलिए आगे भी पढ़ते हैं। ये जो रीज़न है द वर्ल्ड ऑफ द चांगपा नोमाड्स, ये जो रीज़न है वहाँ पर ये जो नोमैड्स हैं वो रहते हैं। तो आपको दे देगा, आपको क्वेश्चन देगा कि ये जो प्लेटू है वहाँ पर कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। पहला ऑप्शन रहेगा चांगपा नोमाड, दूसरा रहेगा कोल वगैरह, और जो तीन ऑप्शन है उसमें आपको अलग अलग जो नाम दिए होंगे दिए रहेंगे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा चांगपा नोमाड्स। ठीक है, अगला पढ़िए। एंड येट फॉर दिस गार्डियंस ऑफ द चांगथांगी और पश्मीना गोट्स। तो ये जो पश्मीना गोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? मिलते हैं लद्दाख में। कौन लोग इसके गार्डियंस हैं, कौन लोग इसको पालते हैं? ये चांगपा नोमाड्स हैं, वही इसको पालते हैं। तो दोस्तों इन सब से क्वेश्चंस बनता है हमारे प्रीलिम्स में। जो फैक्चुअल सवाल हैं वो इन्हीं सब से बनते हैं। तो आपको इसको पढ़ करके आपको नोट्स बनाना है। देखिए ये जो न्यूज़ आई थी, आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए ये न्यूज़ आई थी द हिंदू में। कब आई थी? 2 जुलाई को आई थी। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पर आपको फोटो दी गई है उसकी। द हिंदू में एक बुक है डीप थिंकिंग, इसके बारे में जिक्र किया गया था। इस पर हमने सवाल डेवलप किया। सवाल कह रहा है डीप ब्लू, डीप माइंड आर टर्म्स समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइनिंग, डीप सी बेड मिनरल रिसोर्सेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडियाज पोलर रीजन्स रिसर्च प्रोग्राम, डिफेंस इंडिजनाइजेशन। तो दोस्तों ये जो डीप ब्लू है, डीप माइंड है, इसको पढ़ करके आपको लगेगा कि देखिए डीप मतलब क्या? डीप मतलब गहरा। ब्लू मतलब क्या? ब्लू मतलब जो पानी होता है वो। इसको देख करके आप लगा सकते हैं आंसर ए, मगर ए लगाएंगे तो आपको गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये आंसर गलत है। ये जो डीप ब्लू, डीप माइंड है, ये सब इस्तेमाल किया गया है किस में? इस किताब में, डीप थिंकिंग में। ये बुक है
वो किसकी है? वो है गैरी कैस्परोव की। तो ये जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है बी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।